हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। भारत के अंदर कौन कौन से मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, दोनों ही लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। तो आपका ये MEC 102002, ठीक है, जो मैक्रो इकोनॉमिक का ही कोड है। और 004 ये आपका MEC 004, ये आपका सेकेंड ईयर का ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तीनों में ये आपका मॉनेटरी पॉलिसी का जो टॉपिक है, दोनों ही लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। और नीरज पब्लिकेशन इग्नू हेल्प बुक्स में काफ़ी अच्छा डिस्काउंट लेके आया है, सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में। मेरे कूपन कोड ऐसे 2023 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको और भी डिस्काउंट मिलेगा। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब आता है हमारे पहले क्वांटिटेटिव टूल। क्वांटिटेटिव टूल्स क्या हैं? दो तरीके के टूल्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, एक क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। एग्जाम में आपसे इंडिविजुअली पूछ सकता है कि क्वांटिटेटिव टूल्स कौन से हैं, तो आपको वो सारे बताने हैं। क्वालिटेटिव पूछेगा तो क्वालिटेटिव। खाली टूल्स पूछे हैं तो दोनों बताने हैं। आपको एग्जाम में ध्यान रखना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है क्या पूछ रहा है वो, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। वैसे मैं सारे टॉपिक वही पहले कवर करा रही हूँ जिनका मुझे उम्मीद है कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो एक भी टॉपिक स्किप मत करना। जो भी प्रीवियस वाले अपलोड हैं, ठीक है, चाहे वो 1 साल पुराने, 2 साल पुराने, सभी आपको कवर करने हैं। ये नहीं है कि जो अभी रिसेंट में अपलोड होंगे वही आपको दिसंबर एग्जाम में। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलती हूँ। जो मुझे लगता है कि हाँ इस चैप्टर में या इस यूनिट में ये इंपॉर्टेंट है, वही मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ, ठीक है। क्वांटिटेटिव टूल्स की बात करें तो इसका मेन एम रहता है कंट्रोल करना क्रेडिट की कॉस्ट और क्वांटिटी, कितना मार्केट के अंदर जो है मनी की सप्लाई होनी चाहिए, ठीक है, उसको कंट्रोल करके रखता है। क्वालिटेटिव टूल जो है उनका मेन एम रहता है जो क्रेडिट मार्केट के अंदर अब जो उधार लिया गया है, जो पैसा है, मनी की जो सप्लाई हो गई है, उसका किस तरीके से यूज़ होना है और किस तरीके से डायरेक्शन उसकी कहाँ जानी चाहिए, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो जो क्वालिटेटिव मेजर हैं वो ये रेगुलेट नहीं करते कि जो टोटल अमाउंट है क्रेडिट की वो कमर्शियल बैंक कितना क्रिएट करेगा। क्वालिटेटिव टूल का काम नहीं है, किसका काम है? क्वांटिटेटिव टूल्स का, कि मार्केट में कितनी मनी सप्लाई होनी चाहिए, कितने कमर्शियल बैंक जो है कितनी मनी क्रिएट करेगा। मनी मल्टीप्लायर में मैंने आपको बताया, ठीक है, कि किस तरीके से जो कमर्शियल बैंक है वो मनी को क्रिएट करते हैं। वीडियो नहीं देखी तो आप लोग देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम पहले क्वांटिटेटिव टूल्स की। पहला आता है बैंक रेट। तो बैंक रेट वो होता है जिस रेट पे RBI जो है अदर जो हमारे कमर्शियल्स बैंक हैं, ठीक है, जो लाइक SBI है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, काफ़ी सारे बैंक्स हैं, इनको जो है लोन प्रोवाइड करता है। तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं जहाँ पे जो RBI है वो बाय या रीडिस्काउंट करने के जो उनका बिल ऑफ एक्सचेंज है या जो भी अदर कमर्शियल पेपर है किसके जो अदर स्केड्यूल बैंक है उनको भाई उस बिल्स के बदले में या कमर्शियल पेपर के बदले में उनको पैसे देने के लिए तैयार है। लेकिन अगर RBI उस रेट को हाई कर देता है, आप नॉर्मल अपने आप को लेके चलो, ठीक है, आप बैंक में लोन लेने जा रहे हो, तो अगर रेट हाई होगा, अगर इंटरेस्ट रेट हाई है तो आप लोन लोगे नहीं, अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो आप लोन लोगे, ठीक है, आप लोन के लिए अप्लाई करोगे। तो इसी तरीके से अदर कमर्शियल बैंक को जब पैसे की नीड होती है वो किसके पास जाते हैं? RBI के पास जाते हैं, ठीक है। तो RBI भी उनको लोन प्रोवाइड करता है, लेकिन उनसे भी कुछ चार्ज किया जाता है। भाई उनसे कमर्शियल पेपर या डिस्काउंट जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो रखवाए गए हैं, ठीक है। लेकिन अगर बैंक रेट जो है वो हाई है तो RBI जो अदर कमर्शियल बैंक हैं वो उस चीज़ को नहीं लेंगे, वो रिड्यूस कर देंगे। भाई वो अपना बिल जो है रीडिस्काउंट नहीं कराएंगे, वो पैसे नहीं लेंगे। तो मनी की सप्लाई मार्केट में क्या हो जाएगी? कम। क्या करा RBI ने? जो बैंक रेट है उसका रेट बढ़ा दिया। तो जो कमर्शियल बैंक्स है वो डिमांड कम करेंगे, उनके पास जो उनकी जो लोन देने की जो पावर होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि जो आम जनता है वो तो कमर्शियल्स बैंक्स में जाएंगी ना, हम डायरेक्ट RBI के पास तो नहीं जाएंगे ना लोन लेने। इसी से जो है लोन के रेट हाई हो जाएंगे। जब बैंक रेट बढ़ जाएगा तो जो हमारे कमर्शियल बैंक हैं उनके इंटरेस्ट रेट हाई हो जाएंगे, क्योंकि आम जनता तो इंटरेस्ट रेट लोन लेने किसके पास आएगी? कमर्शियल बैंक के पास आएगी ना। तो फिर हम लोग के लिए जो है लोन महंगा हो गया, तो हम तो मनी की जो सप्लाई है मार्केट में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि कमर्शियल बैंक की लोन देने की पावर है वो कम हो गई है, तो हम आम जनता भी डिमांड कम कर देगी। तो इस तरीके से जो मनी की सप्लाई है वो टाइटन हो जाएगी इकॉनमी के अंदर, और इसका उल्टा, ठीक है, इसके विपरीत मीन्स अगर बैंक रेट कम हो गया है तो अदर कमर्शियल बैंक क्या करेंगे? जो हम लोग लोन लेने जा रहे हैं आम जनता, उनके लिए जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो कम हो जाएगा। तो लोन लेने की जो भाई हम लोन जो है उनकी लोन लेने देने की जो पावर है वो इंक्रीज़ हो गई है, तो हम लोन डिमांड करेंगे, मनी की सप्लाई मार्केट के अंदर इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। और ये जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो RBI इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी, कमर्शियल बैंक को भी बढ़ाने पड़ेंगे, तो मनी की सप्लाई कम हो जाएगी। अगर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन हो रहा है तो इसका अपोजिट होगा, ठीक है। तो इकॉनमी की किस तरीके की स्थिति चल रही है उसी हिसाब से जो है RBI इनको बढ़ाता है या घटाता है। फिर आता है रिजर्व रिक्वायरमेंट। ये 2 तरीके का होता है, एक होता है CRR, एक होता है SLR। पढ़ा होगा आपने। CRR क्या होता है?
कि मिनिमम परसेंटेज जो बैंक्स की जितनी भी टोटल डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज़ है वो शेड्यूल बैंक को किसके पास रखवानी पड़ती है, आरबीआई के पास रखवानी पड़ती है। ठीक है, अब ये सीआरआर का परसेंटेज कौन डिसाइड करता है, अभी करंट में कितना है ये आपको कमेंट करके बताना है, सीआरआर कितना है, एसएलआर कितना है। तो आरबीआई के पास रखवाना पड़ता है कितना कि भाई एक कमर्शियल बैंक का उसका जितना भी टोटल उसके बाद टोटल डिपॉजिट है उसका कुछ परसेंट उसको आरबीआई के पास रिजर्व के रूप में इन दी फॉर्म ऑफ कैश रखना पड़ता है। ठीक है, तो अगर सीआरआर क्या कर दिया, इंक्रीज़ हो गया, सीआरआर क्या कर दिया, आरबीआई ने बढ़ा दिया। अब देखो सीआरआर क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, इसका मतलब जितना भी था मान लो 5% था, अब जो है 5% से बढ़ के 10% हो गया। तो टोटल डिपॉजिट जितना था उसके पास बैंक के पास, पहले वो 5% रख रहा था आरबीआई के पास, अब उसने 10% जितना टोटल है उसको 10% कैश की फॉर्म में आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। तो अब उसकी लोन देने की जो क्षमता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वो अपने कस्टमर को कम मनी लैंड कर पाएगा, उधार दे पाएगा। ऐसे केस में भाई कब कर रहा है, मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। भाई इन्फ्लेशन आ रहा होगा मार्केट के अंदर, तो आरबीआई ने सीआरआर बढ़ा दिया। मैं आपको एग्जांपल समझा रही हूँ, अगर सीआरआर डिक्रीज हो रहा है 10 से फिर 5% पे पहुँच गया, अब उनकी लोन देने की क्षमता, अब उन्हें आरबीआई के पास कम रिजर्व रखना पड़ रहा है। ठीक है, तो उनकी लोन देने की जो क्षमता है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो वो अपने कस्टमर को ईजिली मनी लैंड कर पाएंगे और इसके इफेक्ट से क्या होगा, मनी की जो सप्लाई है मार्केट के अंदर वो इंक्रीज़ हो जाएगी। क्लियर हुआ। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ देख सकते हैं, नकद आरक्षित अनुपात बोलते हैं हम सीआरआर को, समझाया मैंने हिंदी में, आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं एसएलआर पे, स्टेटरी लिक्विड रेशियो। तो इसका क्या होता है कि एक सीआरआर जो है आरबीआई के पास रखाना है, एसएलआर क्या होता है कि अपने जो उनके पास जितना भी है कैश है, गोल्ड है, ठीक है, स्टेट इसमें कुछ परसेंटेज अपने पास रखना पड़ता है। ठीक है, क्या करना पड़ता है, अपने पास रखना पड़ता है। एसएलआर नीड नॉट टू बी डिपॉजिट विद आरबीआई। ठीक है, सीआरआर की तरह एसएलआर को अपने आरबीआई के पास नहीं रखना पड़ता, उन्हें खुद अपने पास रखना पड़ता है। ठीक है, अब वो कैश की फॉर्म में हो सकता है, गोल्ड की फॉर्म में हो सकता है, एसएलआर सिक्योरिटी जिसमें गवर्नमेंट बॉन्ड, ट्रेजरी बिल, ये सब, या कोई भी कॉम्बिनेशन इन तीनों में से कोई भी। ठीक है, तो एसएलआर उनको अपने पास, अब इसमें भी एसएलआर में इंक्रीज़ होगा। ठीक है, एसएलआर इंक्रीज़ हो रहा है कि आरबीआई ने इंक्रीज़ कर दिया एसएलआर, तो उनकी लोन देने की क्षमता कम हो जाएगी क्योंकि उन्हें ज़्यादा रिजर्व अपने पास रखना पड़ेगा, तो वो कम मनी लैंड कर पाएंगे, तो मनी की सप्लाई डिक्रीज़ हो जाएगी इकॉनमी के अंदर। और एसएलआर की जो परसेंटेज है वो डिक्रीज़ कर दी है आरबीआई ने, तो उनके पास ज़्यादा मनी होगी, रिजर्व कम रखना है, मनी ज़्यादा अपने पास उनके हाथ में होगी देने के लिए, तो वो अपने कस्टमर को ज़्यादा मनी लैंड कर पाएंगे और मनी की सप्लाई इकॉनमी के अंदर इंक्रीज़ हो जाएगी। क्लियर हुआ। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ठीक है, इसमें क्या करता है, बैंक बोरो करता है मनी फ्रॉम दी आरबीआई थ्रू रीपर्चेज एग्रीमेंट। ठीक है, रीपर्चेज एग्रीमेंट की वो दोबारा ले लेंगे, और टू मेक लोन टू आरबीआई थ्रू रिवर्स रेपो रेट, और लोन्स किसको, आरबीआई को दोनों। ठीक है, रिवर्स रेपो एग्रीमेंट के अंदर इसमें अब हम देख सकते हैं इसमें दो आते हैं, एक तो रेपो रेट आता है और एक रिवर्स रेपो रेट आता है। रेपो रेट में क्या है, आरबीआई प्रोवाइड करता है शॉर्ट टर्म लोन एसबीआई अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के अगेंस्ट, जैसे हम लोग लोन देने जाते हैं हमें कुछ कोलेट्रल जो है गिरवी रखना पड़ता है, इसी तरीके से इसमें भी क्या है रेपो रेट में इसलिए, लेकिन ये रीपरचेज ऑप्शन रेट है, वापस आप ले सकते हैं, ये आपने जो सिक्योरिटी रखाई है अपना पे करके आप फिर जो कमर्शियल्स बैंक हैं वो वापस ले सकते हैं। रिवर्स रेपो रेट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई बोरो फंड्स फ्रॉम द शेड्यूल्ड बैंक्स। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है, रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई देता है और रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई बोरो करता है मनी, किससे, जो कमर्शियल्स बैंक है उनसे, ताकि उनकी जो लोन देने की क्षमता है उनको अट्रैक्ट करता है कि मैं तुम्हें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दूंगा, तुम मनी मेरे को दो। ठीक है, आम जनता को ना दे के तुम मुझे दो, क्योंकि मनी की सप्लाई ज़्यादा हो रही है, इन्फ्लेशन और इकॉनमी के अंदर ज़्यादा डिमांड हो रही है मनी की, तो उस चीज़ को कम करने के लिए आरबीआई रिवर्स रेपो रेट का इस्तेमाल करता है। क्लियर हो रहा है। ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ देख सकते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट नोट्स जो भी हैं, अब तो टाइम बहुत कम बचा है, जल्दी जल्दी करते जाइए। फिर आता है हमारा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब इसके अंदर क्या है, ये जो मार्जिनल एमएसएफ है ये इंट्रोड्यूस किया था आरबीआई ने 2011 में, जो नरसिम्हा कमेटी आई थी बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म के लिए, उनके रिकमेंडेशन से। तो इसके अंदर शेड्यूल बैंक के बाद जो करंट अकाउंट है जिसमें आरबीआई के, वो अवेल कर सकते हैं ओवरनाइट शॉर्ट टर्म लोन। ठीक है, कि वो क्या कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म लोन जो है ले सकते हैं अप टू 1% ऑफ देयर, जितनी भी उनकी नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज़ है उसको। ठीक है, तो यहाँ पे उनको मिल सकता है लोन, लेकिन उन्हें कोलेटरल रखना पड़ेगा कि जो भी उनके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसको। तो ये पैनल रेट की तरह है जिसमें बैंक बोरो करते हैं मनी सेंट्रल बैंक से ओवर एंड अबव। ठीक है,
तो यहाँ पे जो बैंक्स हैं, ठीक है भाई, वो रिवर्स रेपो रेट उनके थ्रू भी जो है लोन लेते हैं, रेपो रेट के थ्रू एलएफ विंडो से भी वो जो है लोन ले सकते हैं, ठीक है। अब आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये तो मैंने आपको अलग से भी बता दिया है, जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी का सेलर परचेज होता है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अगर उसको मनी सप्लाई बढ़ानी है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीद लेगी, बदले में पैसा चला जाएगा, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या है, मनी की सप्लाई इंक्रीज़ करनी है, ठीक है। मनी की सप्लाई इंक्रीज़ करनी है तो क्या, गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद ले जाएंगे, पैसा बैंक्स के हाथ में आ जाएगा, ठीक है। बैंक्स हाथ तो लोन जो है भाई, यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेची जाए, मनी की सप्लाई जो है वो जो है इंक्रीज़ की जा रही है। और इसके अपोजिट में जो है, अगर क्या करना है, मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना है तो गवर्नमेंट बॉन्ड सेल किया जाएंगे, तो मनी किसके पास वापस आ जाएगी, आरबीआई के पास वापस आ जाएगी, ठीक है। फिर आता है क्वालिटेटिव टू, जिसमें आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो इसमें भाई सिक्योरिटी हम जब ऑफ़र की जाती है, लोन जो दिए जाते हैं वो हमें एक्चुअल उस पर नहीं दिया जाता है, कुछ मार्जिन जो है सेलेक्ट किया जाता है यहाँ पे, कि भाई जितनी आपकी क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है, कभी भी उतना आपको लोन नहीं मिलता है, उससे एक लिमिट में आपको लोन मिलता है। मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की, तो आपको उसके अगेंस्ट में 1 करोड़ का लोन नहीं मिलेगा, 70 लाख, 60 लाख, 50 लाख, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको तो मार्जिन रिक्वायरमेंट सेट किया जाता है, ठीक है। फिर आता है कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। तो यहाँ पे क्रेडिट जो कमर्शियल बैंक जो दे रहे हैं कंज्यूमर को, ठीक है, वो ड्यूरेबल कंज्यूमर ड्यूरेबल जो परचेज़ है कंज्यूमर के अकॉर्डिंग, उसे हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर क्रेडिट कहते हैं। यहाँ पे एक्सेस डिमांड हो रही है कुछ सर्टेन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की, उससे क्या हो जाएगा, हायर प्राइस हो जाएंगे, तो आरबीआई रिड्यूस करेगा कंज्यूमर क्रेडिट को, इंक्रीज़ कर देगा डाउन पेमेंट को, ठीक है। डाउन पेमेंट इंक्रीज़ कर दी तो ताकि लोग कम मांगे, कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो उसको कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन करना है कि लोग कम जो है कम चीज़ों के लिए डिमांड करें, कि भाई आप लोन लेने जा रहे हैं तो डाउन पेमेंट ज़्यादा करते कि आपको इतनी डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी, रिड्यूस कर दिया नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट रीपेमेंट, ठीक है। तो उससे आपकी जो लोन देने की जो क्षमता है, भाई आप पहले आपकी ईएमआई ज़्यादा बन रही थी, अब कम बन रही हैं, तो आपको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, इंस्टॉलमेंट अगर कम हो जाएंगी तो इस तरीके से। फिर आता है मोरल सोशल। तो इसमें परसुएशन और रिक्वेस्ट, इसका मतलब क्या है, परसुएशन और रिक्वेस्ट, अनुनय और अनुरोध। तो आरबीआई क्या कहता है कि पॉलिसी बनाता है, और कि भाई मनी सप्लाई किसको ऑर्डर देता है मेंटेन करने के लिए। भाई आरबीआई क्या हेड है बाकी सभी बैंक्स का, मेन बैंक है हमारा, ठीक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है हमारा आरबीआई, केंद्रीय बैंक है। तो उसका काम क्या है, बाकी सभी भाई मनी की सप्लाई कितनी हुई है उसको मेंटेन करना, प्रेशर बनाना बाकी बैंक्स पे कि ज़्यादा वो लोन भी प्रोवाइड ना करे, तो ये काम है डायरेक्ट एक्शन। तो आरबीआई डायरेक्ट एक्शन ले सकता है, कोई भी किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी पेनल्टी अगर उसे लगानी है, किसी भी कमर्शियल बैंक में कोई ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो वो डायरेक्ट एक्शन यहाँ पे ले सकता है। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट और क्रेडिट सेलिंग। तो यहाँ पे आरबीआई फिक्स करता है सीलिंग अमाउंट ऑफ लोन्स, ठीक है, कितनी वो देख सकते हैं, कितनी उनका भाई वो कितनी क्षमता में वो दे सकते हैं लोन। फिर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, पहले प्रायोरिटी, भाई किन को लोन देना ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि आपकी हर किसी को, एग्रीकल्चर, एलाइड एक्टिविटी, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज, पूरा पीपल, उन हाउसिंग के लिए कि स्पेसिफाइड पोर्शन में बैंक डिसाइड करता है, पहले आप प्रायोरिटी सेक्टर को दो, ये नहीं कि आप किसी को भी कोई भी लोन लेने आए किसी को भी लोन दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है। आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।